So question number 16. This question is about hydrogen bonding. Which property is not due to hydrogen bonding? Which property is not due to hydrogen bonding? So ice has a lower density than water. Ice has a lower density than water at 0 degrees Celsius. Chali, okay. Which property is not due to hydrogen bonding? फिर कहता है hydrogen fluoride has a Obviously. higher boiling temperature. Hydrogen fluoride has a higher boiling temperature than hydrogen chloride. देखो, HF is going to make hydrogen bond. I told you that these are the elements which are going to make hydrogen bond. The first one is के उसमें क्या था आपका अल्लाह भला करे F NOF nitrogen oxygen and fluorine. So these are the three elements जिसमें क्या कर रहा है वो इट्स गोइंग टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिस इज करेक्ट मतलब कि दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इन सी इट्स दे आर सेइंग दैट कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज ग्रेटर देन SiH बॉन्ड एंथैल्पी तो इसकी हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है इज ग्रेटर देन SiH तो इसको भी हम देख लेते हैं अभी पहले डी पढ़ लें कि डी में क्या लिखा हुआ है अल्कोहल्स आर लेस वोलेटाइल देन एल्केन्स नहीं ये गलत बात है अल्कोहल्स आर मोर वोलेटाइल आइस हैज अ लोअर डेंसिटी नो एट 4 डिग्री सेल्सियस नहीं एट 4 डिग्री सेल्सियस इसकी लो डेंसिटी नहीं होती है तो दूसरा ये कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज अ तो ये भी गलत है ऑप्शन सी इज करेक्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज ग्रेटर बिल्कुल सही लिखा हुआ है देन SiH बॉन्ड एंथैल्पी बट द रीजन इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कहाँ से आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है विच इज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं दैट आर फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन सो दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट which diagram best represents a hydrogen bond between two water molecules तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो ये जो डॉटेड लाइन इसने बनाई है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इसमें से जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट विद ईच अदर सो विच बॉन्ड एंगल इज करेक्ट विच बॉन्ड एंगल इज करेक्ट 180 डिग्री ये वाला ये भी 180 डिग्री है और लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि See, शेप इज डिफरेंट सी में 104.5 है देखो 104.5 डिग्रीज बेसिकली आप इसको यूं समझ सकते हो कि जब वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं सो बेसिकली दे 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 आर गोइंग टू अट्रैक्ट थ्रू ऑपोजिट चार्जेस यानी कि इफ दिस इज पार्शियल नेगेटिव दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव so they are going to attract each other hydrogen and oxygen this is incorrect hydrogen hydrogen कब से attraction शुरू हो गई है and this is also incorrect इसका ये मतलब नहीं है कि ये attraction गलत की हुई है attraction is correct but the orientation of a molecule is incorrect the shape of water is the shape of water is bend shape you know water has two bond pairs and two lone pairs. Water has two bond pairs and two lone pairs, so the shape is bent shape. It has a bent shape. तो ये तो bent shape नहीं है तो मैंने D भी incorrect दूसरा ये कि B भी incorrect I have to decide between A and C so ultimately this would be correct this would be correct you know ये it's a more like better option than C इट्स मोर बेटर ऑप्शन देन सी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इनकी जो ओरिएंटेशन है वो दोनों मॉलिक्यूल्स की क्या है कि अट्रैक्शन आप देख रहे हो कि इसके पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है यू नो तो होता इसमें ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंगल होता है ना वो कभी भी 104 नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्रीज उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको ये लोन पेयर है ना तो ये लोन पेयर इसका और इसका डिस्टेंस अगर आप देखो तो इसके मुकाबले में इसका डिस्टेंस काफी कम है लेट्स सपोज अज्यूमिंग दैट कि ये डिस्टेंस है 0.14 नैनोमीटर और ये डिस्टेंस है 0.56 नैनोमीटर
होता ये है कि इनके बिटवीन रिपल्जन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिपल्जन होगी ना तो ड्यू टू द रिपल्जन वो जैसे ही बॉन्ड बनेगा वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इनके बिटवीन रिपल्जन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एज मच एज पॉसिबल दूर दूर होने चाहिए, ताकि मिनिमम रिपल्जन हो, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाए। दैट्स व्हाई ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में रेट तो नहीं आ रहा था ना, रोमा? No, sir. ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। No, sir. ओके, तो अब iodine can be extracted from seaweed. The seaweed is heated strongly to burn off the organic matter. So iodine की बात हो रही है यहाँ पर, which is from the group 17. Okay, the resultant ash is boiled in water to dissolve the iodide ions, and the mixture is filtered. Acidified hydrogen peroxide is added to the filtrate. A redox reaction takes place with iodine and water as the only products. Write half equations for write half equations for the oxidation and reduction reactions that takes place. State symbols are not required. तो क्या कहते हो कि ये हाफ इक्वेशन जो मांग रहा है, इसने हमें क्या बोला है कि आयोडीन एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो मींस दैट आपके प्रोडक्ट साइड पर कौन होना चाहिए? आयोडीन को होना चाहिए, एक तो बात ये है। और आयोडीन आपके पास कैसे आएगा? टू डिसॉल्व द आयोडाइड आयंस। व्हेन आयोडाइड आयंस, बैलेंसिंग के लिए टू लगा रहा हूं, व्हेन इट्स गोइंग टू लूज टू इलेक्ट्रॉन, when it's going to lose two electrons, so ultimately it would be forming I2. That is iodine. This is of 2 marks, right? Half equations for the oxidation and reduction. तो मुझे ये बताइए कि is this oxidation or a reduction? तो obviously this is a loss of electron. So loss of electron हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने मेंशन कर दिया कि दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए मैं क्या लिखूं यहाँ पर? इसने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या किया है, जो है ना, एसिडिफाइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एडेड टू द फिल्ट्रेट। Obviously, a redox reaction takes place with iodine and water as the only products. तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें वाटर जो है इज द ओनली प्रोडक्ट। देखो हिंट दी ना इसने हमें। और रिएक्टेंट साइड पे आई हैव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो since since reduction is going to take place in this, so ultimately reduction is the gain of electron, or its addition of hydrogen, basically, right? It's addition of hydrogen। वैसे भी अगर आप इसको यूं ना भी देखो ना, आप एक काम करो ना, आप इक्वेशन बैलेंस कर लो। हमने रूल्स बताए थे ना आपको, इक्वेशन बैलेंस कर लो, आपको पता लग जाएगा। मैं भी बता देता हूँ। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय वाटर। कितने ऑक्सीजन है? दो है। 2H2O लगा दिया। 2H2O लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 to the 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? दो है। हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H+। ये देखो मैंने H+ लगा दिया। और चार्ज बैलेंस कर लो। ये दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि -2 और +2 ये भी जीरो हो जाए। वो तो ऑलरेडी जीरो है। दिस इज योर रिडक्शन इक्वेशन। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है ये। सो यू नीड टू नो के हमें बैलेंसिंग किस तरह करनी है, तो वरना तो मुश्किल हो जाएगी इस क्वेश्चन में। यूज योर आंसर्स टू ए पार्ट 1 to write the overall equation for this redox reaction. State samples are not required. जब स्टेट सैम्पल्स नहीं रिक्वायर्ड हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? स्टेट सैम्पल्स, तो ओवरऑल इक्वेशन हमें बनानी है। तो ओवरऑल इक्वेशन के लिए हमने आपको एक बात सिखाई थी। ओवरऑल इक्वेशन के लिए हमने एक बात सिखाई थी कि जब भी आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, राइट? तो चलिए हम इनको ऐड कराते हैं दोनों को। सो दिस इज 2I-, okay, this is I2 and the two electrons,
और इसी तरह से ये 2H प्लस हो गया, 2E माइनस हो गया, H2O2 हो गया, तो ये बन जाएगा 2H2O। और फाइनली दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? 2H पॉजिटिव आयन, 2I माइनस आयन कंबाइन हो जाएंगे, दे वुड बी फॉर्मिंग दिस, देन H2O2 और I2 बनेगा और वाटर बन जाएगा। ये है, एक ही मार्क का क्वेश्चन है। द आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक मेथड होता है, सेपरेटिंग मेथड है ये भी एक। तो ये क्या कह रहा है कि जो है ना, बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो रही है इसकी, और द एक्वियस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद साइक्लोहेक्सेन, the aqueous solution is mixed with cyclohexane, or in a separating funnel, in a separating funnel, okay, तो forming two layers, लेयर कभी भी अगर फॉर्म हो तो याद रखना कि लेयर कभी भी अगर फॉर्म हो तो याद रखना कि वो स्पीड इनसॉल्युबल है। द मिक्सचर इज देन शेकन जेंटली एंड लेफ्ट until the layers separate. Most of the iodine dissolved in the cyclohexane layer. State the color of each layer after the separation. देखो, एक आपका जो साइक्लोहेक्सेन है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आयोडीन तो वैसे ही वाटर में इनसॉल्युबल है, तो नॉन पोलर ना, इस वजह से तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं दे आर आल्सो नॉन पोलर, राइट, दे आर आल्सो नॉन पोलर। सो इफ दिस इज नॉन पोलर, सो वो तो वाकई में लाजमी डिसॉल्व होना है उसको तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो द थिंग इज दैट एक्वियस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कलर क्या होगा। देखो, आपका जो साइक्लोहेक्सेन वाली लेयर है ना, आपकी जो साइक्लोहेक्सेन वाली लेयर है वो पिंक हो जाएगी, आपकी साइक्लोहेक्सेन वाली लेयर पिंक हो जाएगी, और आपका जो एक्वियस लेयर है वो पेल येलो हो जाएगा, आपका जो एक्वियस लेयर है वो पेल येलो हो जाएगा। कलर की बात कर रहा हूं मैं। तो explain why iodine is very soluble in cyclohexane but only slightly soluble in water। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि आयोडीन जो है इज नॉन पोलर। when iodine is non-polar, so ultimately उसकी जो attraction है with the cyclohexane that is also non-polar would be higher due to the intermolecular force of attraction। याद रखिएगा। तो intermolecular forces of attraction की वजह से जो iodine है is more soluble in cyclohexane than water, ये याद रखिएगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं फटाफट चल रहा हूँ आगे। The cyclohexane layer is then removed from the separating funnel and dried। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने साइक्लोहेक्सेन की लेयर वहां से सेपरेट की है तो उसमें ही तो आपका आयोडाइड डिसॉल्व है, क्या कहते हो। तो cyclohexane layer is then removed from the separating funnel and dried। Identify by name or formula a suitable drying agent। मैं ड्राई करूंगा उसे ना ताकि मुझे मेरा प्रोडक्ट मिले। तो जो बहुत सारे आपके पास देखो सूटेबल ड्राइंग एजेंट्स हो सकते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे कि हम जो है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, सिलिका जेल भी एक अच्छा एब्जॉर्बर है, एक अच्छा अच्छा ड्राइंग एजेंट है। आपने देखा होगा कई सारी चीजों में भी हम सिलिका जेल के बैग रखते हैं ताकि वो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा जी, दिस इज रिगार्डिंग द मोल्स। मोल्स आ रहा है रोमा? Is it from the same as Unit 1? अब हर क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्रुप 2 एलिमेंट्स, I हाइड्रेटेड think they're gonna come. मैग्नीशियम। ओके, तो ये तो मतलब कि हैज द फॉर्मूला दिस, hydrated magnesium nitrate का formula is this: a student devised an experiment to determine the value of x by leaving 5.12 gram of hydrated magnesium nitrate for several hours in a warm oven। वाटर रिमूव हो जाएगा ना, सारा का सारा वाटर रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दिस टाइम द सॉलिड रिमेनिंग हैड अ मास ऑफ 2.97 ग्राम। यानी कि जब उसने स्टेट व्हाई द स्टूडेंट यूज अ वार्म oven to remove the water from the hydrated salt rather than the direct heating with a Bunsen burner। हाँ ना, सोचने की बात है, मगर उसने अवन में रख दिया, उसने उसको हीट क्यों नहीं किया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, नाइस। क्या कहते हो?
Makes sense. Makes sense. Good. Any idea? Yes. Any idea? किसी के पास? देखो, अगर तुमने उसको डायरेक्ट बंसन बर्नर पे रख दिया तो बजाय इसके कि वाटर मॉलिक्यूल निकले, बजाय इसके So कि यस, would the would it when you're heating it slowly, it makes sure that the water of crystallization is still in the crystal, but if you do it directly, then all the water from including the water of crystallization will evaporate. no, basically the thing is that if you're going to provide heating, like you are going to provide the direct flame, obviously that is the source of strong heating. So, I want to only remove the water molecule. I don't want to break down the whole nitrate. We have discussed in group 2 that the metal carbonates or a metal nitrates can decompose, and also the metal nitrates. When the metal nitrates decompose, so they are going to form their oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas basically. So if you are going to provide a strong heating, so your nitrate may decompose. Your nitrate may decompose. If your nitrate is decomposed, so how you would be calculating the value for X? It doesn't make sense. So I want to prevent this reaction. That's the reason I'm providing gentle heating. Okay, so that the nitrate, make sure that your nitrate doesn't decompose. That's the reason. That's the reason basically. Okay. So obviously then when we are going to provide heating in an oven, so it is making sure that the nitrate is not that the nitrate is not going to decompose. Only the water molecule would be evaporating. So this is of 1 mark only. So I'm supposed to write that if I'm going to provide the strong heating through the Bunsen burner. So the magnesium nitrate can decompose. The magnesium nitrate can decompose. Use the data obtained by the student to calculate the value of X ultimately. Uh, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ फटाफट. What is X? चलो जी, मैं बताता हूँ आपको इसमें आपको क्या करना है. देखो, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो करना ये है कि मैं यहाँ पर एक तो आपको टोटल मास दिया हुआ है. ओके. एक तो आपको इसमें टोटल मास दिया हुआ है, दैट इज 5.12. फिर आपको मास दिया हुआ है 2.19, 2.97.
तो ये जो 2.97 आपको दिया हुआ है ना, दैट इज द रिमेनिंग, लाइक जब वाटर मॉलिक्यूल आपका इवेपोरेट हो गया, तो अगर मैं मास ऑफ वाटर निकालना चाहूँ कि हाउ मच द मॉली वाटर इज रिमूव, तो आई वुड बी सब्ट्रैक्टिंग 5.12 minus 2.97 minus 2.97. So ultimately, that's going to give you the mass of water molecule, that is 257. Okay, two. It would be 5. 2.15 grams. This is the mass of water molecule, and then I need to find out the moles of water. Moles of water के लिए mass over molecular mass. Mass is 2.15. Molecular mass is 18. So, so when you are going to divide this, so I think so 0.1 2.15, 0. 119. 0.119 mole of water molecule would be produced. So, uh, and also this is the mass of magnesium nitrate. I need to find out the moles of magnesium nitrate as well. So that I can take the simple mole ratio. So that is 2.97. I need to find out the moles of nitrate. So 2.97 over the molecular mass of magnesium nitrate, that is magnesium is 24, नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, दो हैं, दैट वुड बी 28, एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 2 6, 16 टाइम्स 6, तो इन दोनों को आप एड अप करेंगे, सो देन यू वुड बी गेटिंग द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 148 148. एग्जैक्टली. सो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो यू वुड बी गेटिंग द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट. सो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट आपके पास आएगा 0.02 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट. सो अब इसका फायदा ये होगा आपको कि आपके पास मोल ऑफ वाटर भी आ गया और आपके पास मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉलिड भी आ गया ना, यानी सॉलिड का मोल भी आ गया आपके पास. तो अ, अब इसको आप एक काम यूं करेंगे कि इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा, दैट इज आई थिंक सो, मैं काम करता हूँ कि ये मेरे पास वाटर है और ये मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, राइट. सो वाटर इज 0.119 एंड दिस इज 0.02, डिवाइडिंग विद द स्मॉलर नंबर, दैट इज दिस. I would be getting egg. Sorry, I would be getting one. Can you tell me the answer of this? Hmm? 0.168. इसका आंसर 0.168. हम्म. G. I used the whole thing. इसका आंसर क्या आ रहा है? Only this 0.168. 0.168. हाँ, इसको तो नहीं आना चाहिए ऐसा. ओके, सिंपल रेशो के बजाय देखते हैं हम इसका कोई वो. इट शुड बी अ होल नंबर. अच्छा जी, चले, मैंने मोल ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.119, और जो है मोल ऑफ मेरे पास सॉलिड भी आ गया, दैट इज 0.02. तो रेशो बनना नहीं चाहिए वैसे, ये मैं आपको बता दूं बात. मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, दोबारा कैलकुलेट करिएगा जरा. 0.119. अच्छा, पूरा होल कैलकुलेटर में यही आंसर आ रहा था. No, there देखो was जरा, more. बताना जरा, टू मेक इट मोर एक्यूरेट. 2.15 Okay. over 18. It was 0.167 Oh my god, एक मिनट. 0.119 then. Wait, 0.02 over 0.119.
gives 0.167. No, 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 66. no, no, no. No, 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 no. I'm asking to calculate this. Okay. 0.119. Hmm. And then 4 recurring Okay, 4. okay, 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 okay. And this? Yes. 0.0200269. Okay, 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 okay. So, okay, 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 okay. Then, then it's magnesium nitrate. Then it's magnesium nitrate, and this is the water. Magnesium nitrate is 0.0200, and water is 0.11944. Since the smaller number is this, since the smaller number is this, so I would be dividing the whole thing by this. Ultimately, I would be getting 1 for this, and I would be getting, let me divide 0.11944. So उस टाइम आप क्या, उस टाइम तो कुछ और कह रही थी आप? So आपने 0.02 over नहीं 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 0.19. नहीं. So 5.9, which is approximately equal to 6. मैं भी यही कहूँ, इतना छोटा नंबर. So that's why x is equal to 6. That's why x is equal to 6. तो जितने भी x वाले क्वेश्चन इस तरह से वो कैलकुलेट करवा रहा होता है, मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, पहले हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, एंड देन सिंपल मोल रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करवा देते हैं. सो सेम गोज विद दिस, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसी तरह से this is related to, like, magnesium carbonate is white solid and used as an additive in foods. Explain in terms of energy changes why magnesium carbonate is insoluble in water. Magnesium carbonate water में insoluble क्यों है, क्या कहते हो? हालांकि this is an ionic compound, it should be soluble in water, but they are saying के why magnesium carbonate is insoluble in water. So what do you say? Is it to do with intermolecular forces? नो. और सोचो, और सोचो. चलो मैं बताता हूँ आपको. देखो, जब भी कोई चीज वाटर में डिसॉल्व होती है, तो नंबर वन, कुछ बातें हैं. पहली बात ये कि इसका लैटिस होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्योंकि ये आयोनिक है, ऑब्वियस सी बात है. तो उस लैटिस को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. जब तक आप उस लैटिस को ब्रेक डाउन नहीं करोगे, तो वो वाटर में डिसॉल्व कैसे होगा? तो दूसरी बात, जब आप उसके लैटिस को डिसॉल्व यानी ब्रेक डाउन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आयॉन्स बनेंगे. जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में होता है, Na+Cl- आयॉन बनता है. अब ये आयॉन जो होंगे, ये वाटर के साथ हाइड्रेट होने की कोशिश करेंगे. हमेशा ऐसे ही होता है जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा होता है. तो इस केस में क्या हो रहा होता है कि more energy is required to break down this lattice, that is the lattice of magnesium carbonate. तो और जब ये हाइड्रेट होगा वाटर के साथ, तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा. वो क्या करेगा? कम एनर्जी रिलीज करेगा. तो जब कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर वो कैसे, जो है ना, अच्छा, हम मजे की बात ये है कि आप इसे किसी किस्म की हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. ये मजे की बात मैं आपको बताऊं. अब आप बोलोगे, अब आप ये सोचोगे कि यार, उस लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं एनर्जी कहाँ से लाऊं? तो ये 2 in 1 प्रोसेस है. आपको दो चीजें एक साथ सोचनी पड़ेंगी. नंबर वन, मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल दिया वाटर में. अब क्या करेगा वाटर? इसके पास आएगा.
और यू नो दैट द मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो आपके लैटिस को तोड़ने में काम आएगी। तो भाई जब ये एनर्जी ही इतनी कम रिलीज कर रहा है, तो आप उस बॉन्ड को कैसे, यानी उसके लैटिस को कैसे ब्रेक डाउन करोगे? सही है। अब यहाँ पर बच्चा हमसे ये पूछता है, सर आपको कैसे पता लगी ये बात? भाई मुझे भी नहीं पता थी ये बात, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लगाया कि वो कह रहा है व्हाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई इसका लैटिस ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तभी तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तभी तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसको मैं कैसे लिखूं ताकि आपका माइंडसेट बन जाए कि बॉन्ड मेकिंग is exothermic. Bond making is exothermic. तो उससे होता क्या है कि small amount of energy is released. A small amount of energy is released during hydration process. During hydration process. Okay. जब ये एनर्जी आपकी निकल गई, रिलीज हो गई, तो that released energy would be breaking down the lattice of the magnesium carbonate. But unfortunately, ये energy is not more than enough. Is not more than enough. A smaller energy is not able to is not able to break is not able to break down the lattice of magnesium carbonate of magnesium carbonate. Large energy is required. Larger amount is required. तो भाई ये है इसका बिहाइंड द सीन, मतलब सारे सिनेरियो आपको फिर पता होने चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, रट्टा नहीं है, वो फुल फ्लैग आपको पता होना चाहिए। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। ये देखिएगा जरा, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें थर्मल डीकॉम्पोजिशन वो कैलकुलेट करवा रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। इसने आपको सारी एनर्जीज जो हैं वो दे दी है, तो जस्ट आपको साइकिल भी बना के इसने आपको दिया हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि हम इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंस कार्बोनेट की जो थर्मल डीकॉम्पोजिशन है वो ये है, कार्बोनेट जब थर्मली डिकम्पोज होता है तो ये बनता है। ओके, तो आपको पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस जो है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्टेंट माइनस जो है वो प्रोडक्ट। तो आप एक काम करें, आप रिएक्टेंट की एनर्जीज को सम करें और प्रोडक्ट की एनर्जीज को सम करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस साइकिल को सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखो आपको एक वैल्यू दी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपको फॉर्मेशन दी हुई है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे। वो कितनी दी हुई है, -602। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन दिया हुआ है, देख रहे हो आप लोग, फॉर्मेशन डेल्टा HF वो कितना दिया हुआ है, -394, -394। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -1096। सो जब मैं साइकिल बनाऊंगा इनडायरेक्ट रूट पे जाऊंगा, दिस इज माय इनडायरेक्ट रूट, तो मैं भी नीचे, एरो भी नीचे, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ दिस वैल्यू। मैं ऊपर, एरो नीचे, आई एम गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ दिस। तो मैं क्या करूं, -602 -394 +1096। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू वुड बी गेटिंग फाइनली
द डेल्टा एच वैल्यू। तो ये जरा बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका फटाफट। 100. 100, ओके, जो भी है, जो भी है। नेगेटिव पॉजिटिव? Positive. पॉजिटिव 100 किलो जूल्स पर मोल। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट। तो वही ओल्ड इज गोल्ड। थर्मल स्टेबिलिटी, हमने आपको क्या बात समझाई थी कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा कंपाउंड इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है सो इट्स लेस थर्मली स्टेबल, और अगर तुम्हारा कंपाउंड मुश्किल से ब्रेक डाउन हो रहा है इट्स मोर थर्मली स्टेबल। तो हमने आपको एक बात ये सिखाई थी कि एज यू गो डाउन द ग्रुप सो द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। कंपाउंड को ब्रेक करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्यों? कि यू नो साइज ऑफ मेटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ मेटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ मेटल के इंक्रीज होने की वजह से जो पोलराइजेशन पावर है, यू नो, मेटल की, आयन की एक पोलराइजेशन पावर होती है। तो जब उसका साइज स्मॉलर होता है ना तो वो पोलराइजेशन जो है ना वो काफी स्ट्रांगर होती है, अट्रैक्शन की एबिलिटी स्ट्रांगर होती है। तो वो उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर पाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, अगर आप भूल गए हो, मैं इस कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये नेगेटिव है ना, तो ये मेटल आया मेरे पास एंड इट्स द स्मॉलर मेटल, इसका न्यूक्लियस क्या है, करीब है। तो जब ये जैसे ही आएगा तो ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली। अट्रैक्ट करने से जो आपका ये वाला बॉन्ड है इट्स गोना ब्रेक डाउन इजीली। सो अल्टीमेटली आई कैन से दैट दिस बॉन्ड वुड बी ब्रेकिंग डाउन एंड इट वुड बी रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and it would be releasing carbon dioxide gas. ओके। तो अगर आपके मेटल का साइज बड़ा हुआ, आप सोचो, तो वो कैसे इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, और जब इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा तो ये पोल, तो ये थर्मल लाइक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि ये मोर थर्मली स्टेबल है, ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। लेकिन आपको फिर भी करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। That's the reason I am saying as you go down the group, the size of the metal cation is going to increase. Due to the increase in size of metal cation, the thermal stability is going to increase basically. Okay. चले जी, ये बताइएगा जरा द यस। Sir, can you write the 4 key points to writing this type of question? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बात की कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। मैंने आपको क्या बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, Increase. इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। एक तो मार्क आपको इसका मिल जाएगा, द फर्स्ट थिंग। दूसरा मार्क, when you would be when you would be providing the detail regarding this, obviously I told you that the size of metal cation is going to increase. You would be getting another mark for this, you know। दूसरा ये कि साइज के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, साइज के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है। तो साइज के इंक्रीज होने से आपका जो मेटल का आयन का इफेक्ट है इज it becomes, you know, less polarizing power, I can say less polarizing power. So the polarizing power is going to decrease down the group. Either this is would be getting the third mark for this, you know। और अगर ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा more energy is needed to break the covalent bond। और अगर ऐसा हुआ तो मोर एनर्जी, मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो खुद से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मोर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द covalent bond. More energy is needed to break the covalent bond in carbonate. तो दिस इज द फोर्थ मार्क दैट यू वुड बी गेटिंग। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है आपने। ओके जी।
This is related to organic chemistry. Okay. ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आ गया, स्ट्रक्चर की बात आ गई, अगेन अगेन अगेन। और ओके, ओके, सो रोमा फिर कोई और पेपर हो ना तो मुझे वो बता देना, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो पेपर करवा दूंगा आपको। सही है जी? ओके।